बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चित्रकला के तृतीय वर्ष के प्रथम इकाई का 7वां अध्याय जैक लुइस डेविड। जैक लुइस डेविड का जन्म 30 अगस्त 1748 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1825 को 77 साल की उम्र में ब्रसेल्स, जो कि यूनाइटेड नीदरलैंड में है, वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके अगर हम प्रमुख कार्यों की बात करें तो प्रमुख कार्यों में ओथ ऑफ द होरेती, डेथ ऑफ मारा, डेथ ऑफ सोक्रेटिस, द कोरोनेशन, ये प्रमुख चित्रों में से हम इनकी गणना कर सकते हैं। और इनके समय की क्या फ्रेंच शासन व्यवस्था में क्या स्थिति थी, वहाँ क्या माहौल था, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। नेपोलियन के शासनकाल में फ्रेंच चित्रकला में क्रांति लाने वाला महत्वपूर्ण चित्रकार डेविड ही था। उसके चित्रों में सामाजिक तथा राजनीतिक क्रांति के दर्शन होते हैं। वह बुशे का संबंधी था, जिसने 1765 में उसकी कला की शिक्षा का भार वियेन को सौंपा था। 1774 में उसने रोमन अकादमी का पुरस्कार जीता और 1781 तक वह रोम में ही रहा। उसने बुशे की शैली के स्थान पर नवशास्त्रीयतावाद शैली का प्रचार किया और उसमें कैरावेजियो के समान तीव्र छाया प्रकाश का प्रयोग किया। जो नवशास्त्रीयवाद शैली है, इसके अंतर्गत जो पुनरुत्थान काल में हाई रेनेसां पीरियड में जो हाई रेनेसां पीरियड की जो इटली के चित्रकार थे, जिन्होंने इटली के कला को उच्च पुनरुत्थान काल में ले गए, वह भी ग्रीक मूर्तिकला या रोमन मूर्तिकला से प्रभावित थे। और यही बात डेविड ने भी अपने चित्रों में रखी और उन्होंने आदर्श मानव शरीर सौंदर्य को अपने चित्रों में प्रमुखता से स्थान दिया। इसीलिए इसको नवशास्त्रीयवाद या न्यू क्लासिज्म कहा जाता है। 1782 में वह अकादमी का सदस्य हो गया और 1785 में रोम में उसने होरेती की शपथ या अंग्रेजी में ओथ ऑफ द होरेती चित्र का निर्माण किया। इस चित्र में रंगों के स्थान पर आकृति चित्रण को प्रमुखता दी गई है और सरलता, संयम तथा अनुपातों का ध्यान रखा गया है। इस शैली की यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण फ्रेंच कलाकृति है। जो इटालियन कला में रंगों का जो योगदान था वो अपनी जगह महत्वपूर्ण था, परंतु
जैक लुइस डेविड ने अपने चित्रों में ड्राइंग को या आकारों को ज़्यादा प्रमुखता प्रदान की रंगों के स्थान पर, और इसी वजह से उनके जो चित्रों में मानव शरीर आकृतियाँ, उनका अनुपात, उनकी मुद्राएं ज़्यादा महत्वपूर्ण रही, और जो आदर्श मानव शरीर सौंदर्य की परिकल्पना उनके चित्रों में निखर कर आई। फ्रांस की जन क्रांति के समय डेविड ने लुई 16वें के मृत्युदंड के पक्ष में मत दिया था। इससे स्पष्ट है कि वह प्रजातंत्र का पक्षपाती था। उसने क्रांति में हुए शहीदों के व्यक्ति चित्र भी अंकित किए। रोबेस्पियर के पतन के साथ दाविद भी पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। उसकी पत्नी, जिसे वह कभी तलाक दे चुका था, तथा शिष्यों के प्रयत्नों से वह वहाँ से भाग छूटा और पत्नी के साथ पुणे रहने लग गया। 1798 में नेपोलियन से उसकी भेंट हुई और वह उसका भक्त हो गया। नेपोलियन ने भी उसकी खूब प्रशंसा की तथा उसे अपने प्रचार का साधन बनाया। उसने आल्प्स पार करते हुए नेपोलियन तथा अपने सेनापतियों को पदक एवं चिन्ह बांटते हुए नेपोलियन आदि भव्य चित्र बनाए तथा सिंहासनारोहण नामक चित्र में 1805 से 1807 ईस्वी तक परिश्रम किया। इस चित्र में कोई 100 प्रसिद्ध आकृतियां हैं। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। डेविड 1816 में स्विट्जरलैंड भाग गए। वहाँ से वे ब्रुसेल्स आए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ वे प्राय यूनानी विषयों के चित्र बनाते रहे। तो इस प्रकार उनकी मृत्यु तक का बारे में हमने अभी जानकारी ली। अब उनकी शैली के चित्र शैली के बारे में बात करते हैं। दाविद की शैली में अनेक विरोधी स्रोतों का समन्वय हुआ है। युवावस्था में वह ग्रीक रोमन शास्त्रीयतावादी का पक्षपाती रहा। नेपोलियन के चित्रों से वह वेनिस की रंग योजनाओं तथा प्रकाश का प्रयोग करने लगा। अंत में वह पुनः प्राचीन शास्त्रीय शैली की ओर आकर्षित हुआ। उसने वेनिस की कला का प्रभाव भी अंत तक दिखाई देता है। व्यक्ति चित्रों में वह यथार्थवादी रहा। उसने ऐतिहासिक विषयों के चित्रों में प्रगतिशील एवं मधुर शैली के दर्शन होते हैं। संभवतः उस पर स्वच्छंदतावाद का प्रभाव पड़ने लगा था। वह एक महान कला शिक्षक था। जेरार्ड गिरोदेट ग्रांस तथा आंग उसके प्रमुख शिष्य हुए। दाविद की शैली की निम्न विशेषताएं प्रमुख हैं। नाटकीय दृश्य संयोजन का स्थान सम्मुख मुद्राओं ने ले लिया। जैसा कि इससे पूर्व के चित्रों में जो नाटक होते थे या जैसे नाटक में मुद्राएं होती थी और उसके अंतर्गत लोग बाग नाटकीय शैली में चित्र बनाते थे और साइड का व्यू ज़्यादा दिखता था, उसके स्थान पर इन्होंने सम्मुख चित्र, मतलब जैसे हम फ़ोटो खिंचाते हैं उस शैली में सम्मुख सामने का दृश्य इनके चित्रों में नज़र आने लगा। तो नाटकीय दृश्य योजना का स्थान सम्मुख मुद्राओं ने ले लिया। दूसरा है चित्र संयोजनों में उसने सबल कर्णों का ही अधिक प्रयोग किया है। जो एंगुलर जो
डायगोनल जो कंपोजिशन है उसका इन्होंने प्रयोग किया, सबल कर्णों का अधिक प्रयोग किया। शास्त्रीयतावाद के अतिरिक्त वेनिस की कला एवं स्वच्छंदतावाद का प्रभाव होने से वह संतुलन का पूरी तरह से पालन नहीं कर पाया। जो पेंटिंग का बैलेंस होता है उसके अंदर वह बात नहीं आ पाई। चौथा है, घटनाओं को प्रस्तुत करने में वह नाटक के सूत्रधार की भांति वर्णनात्मक विधि से काम लेता था, अर्थात स्वयं आकृतियों के भावों में नहीं उलझता था। इसका अर्थ है कि घटनाओं को प्रस्तुत करने के लिए जैसे सूत्रधार होता है वह अपनी बात कहता है, परंतु नाटक के मूल पात्रों में वह अपने आप को शामिल नहीं करता। उसी तरह वह जो कहानी होती थी या जो बात कहनी होती थी उसके लिए मात्र सूत्रधार के रूप में कार्य करता था और भावनात्मक रूप से उसमें उलझता नहीं था। पांचवा है, यद्यपि उसकी शैली पुरुषोचित है और उसमें स्त्री सुलभ कोमलता एवं भावुकता नहीं है, तथापि समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन होता गया है। उसका सर्वोत्तम व्यक्ति चित्र श्रीमती रेकामिये है। छठा, उसमें केवल एक ही विषयों का अंकन किया है जिनका प्रत्यक्ष जीवन में ही अनुभव किया जा सके। अलौकिक तथा अतीन्द्रिय से वह दूर रहा है। और सातवां, उसके दृश्य चित्रण में खुले आसमान, खुले वातावरण को प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति है जो 1850 ईस्वी के पश्चात बहुत विकसित हुई। दाविद ने यूनान तथा रोम के वस्त्रों को पुनः चित्रित किया, जैसा कि मांतेना ने अपने युग में किया था। उसने कहा कि रंग की अपेक्षा रेखा का घनत्व का महत्व है, संवेदन से विचार श्रेष्ठ है। चित्र को एक प्रकार का रिलीफ समझा गया जिससे रंगों के द्वारा मूर्ति जैसा उभार लाने की चेष्टा हुई। अपने समय की कला को उसने बहुत प्रभावित किया और वातो तथा बुशे की शैलियों को तो एक प्रकार से कुचल ही दिया। तो आज हमने जो 19वीं शती के पूर्वार्ध के चित्रकार हैं, नवशास्त्रीयवाद के चित्रकार दाविद के बारे में पढ़ा और इसी तरह हम आगे के और कलाकारों के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।